एनेस्थीसिया लर्नर्स एकेडमी के साथियों, इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आम तौर पर जब हम किसी ऑपरेशन रूम का तसव्वुर करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सर्जन और उनके आलात पर होता है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस सर्जन से चंद इंच के फासले पर फिजियोलॉजी और लाइफ सपोर्ट का एक इंतहाई पेचीदा और खामोश मास्टर क्लास चल रहा होता है। आज हम बिल्कुल इसी अनदेखे अमल की गहराई में जाएंगे। एक बहुत ही आम गलत फहमी है जिसे हमने अक्सर सुना होगा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम तो बस मरीज को सुलाना है। आज हम सोर्स मटेरियल और क्लिनिकल डेटा की मदद से इस सोच को मुकम्मल तौर पर गलत साबित करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हकीकत इससे कितनी मुख्तलिफ और ऑनेस्टली कितनी हैरत अंगेज है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आइए इसे एक फ्लाइट पाथ की तरह देखते हैं। हमारा रोड मैप 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, द प्री फ्लाइट चेक। दूसरा, टेक ऑफ यानी इंडक्शन। तीसरा, क्रूजिंग एल्टीट्यूड जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। और आखिर में लैंडिंग यानी इमर्जेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी द प्री फ्लाइट चेक। ये वो वक्त है जब तक दवा की एक बूंद भी नहीं दी गई होती। दरअसल सबसे ज़रूरी मंसूबाबंदी ऑपरेशन थिएटर में मरीज के आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। क्लिनिशियंस एक सख्त प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, स्लीप एपनिया का जायजा और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जैसे जानलेवा रिएक्शंस की स्क्रीनिंग की जाती है। और हाँ, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और वेंटिलेटर्स का सेफ्टी चेक रोज़ाना लाजमी होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले जहाज का हर पुर्जा चेक करता है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, टेक ऑफ या इंडक्शन। ये एक इंतहाई नाजुक ट्रांजिशन है। ये इस पूरे केयर का शायद सबसे हाई स्टेक्स हिस्सा है। मरीज जागते हुए हालात से निकलकर दवाओं के जरिए गहरी बेहोशी में जाता है। इस ट्रांजिशन का सबसे पहला कदम है प्री ऑक्सीजनेशन। मरीज को मास्क के जरिए 100% ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उसके लंग्स पूरी तरह भर जाएं। ये दिमाग और जिस्म के लिए एक वाइटल सेफ्टी बफर बनाता है। सोचिए, एक ऐसी ढाल जो एयरवेज सिक्योर करने में जरा सी भी ताखीर होने पर मरीज को महफूज रखती है। इस तेज़ रफ्तार टाइमलाइन को गौर से देखिए। 0 सेकंड्स पर प्री ऑक्सीजनेशन शुरू हुई। सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर प्रोपोफॉल और ओपियोइड्स जैसी दवाएं दी जाती हैं। 20 सेकंड्स में मसल रिलैक्सेंट्स शामिल किए जाते हैं और ठीक 30 सेकंड्स तक मरीज मुकम्मल अनकॉन्शियस हो जाता है। ये एक इंतहाई तेज़ सीक्वेंस है। यहाँ मरीज खुद सांस लेने की हालत से निकलकर मुकम्मल रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत तक पहुँच जाता है। और अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। एनेस्थीसिया क्लिनिशियन को फौरन लेरिंगियोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एंडोट्रेकियल ट्यूब को वोकल कॉर्ड से गुजारना होता है। इसमें इंतहाई महारत चाहिए क्योंकि अब सांस लेने का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर क्लिनिशियन और वेंटिलेटर के हवाले हो चुका है। इसके बाद हम दाखिल होते हैं तीसरे मरहले में, क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी मेंटेनेंस का फ़ाल मरहला। यहाँ एक और बड़ा मिथ टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिर्फ फारिग बैठकर इंतज़ार करता है। एनेस्थीसिया में सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। क्लिनिशियन को हर गुजरने वाले मिनट के हिसाब से गैसेस और इंट्रावेनस ड्रग्स की मिकदार को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जैसे टारगेट्स लगातार कंटिन्यूसली बदल रहे होते हैं। हर सर्जरी की क्लिनिकल डिमांड्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक लिवर ट्रांसप्लांट को ही ले लें, जहां खून और फ्लूइड्स का मैसिव शिफ्ट होता है और एसिड बेस बैलेंस को लगातार मैनेज करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक थायराइड सर्जरी में इंतहाई मोहतात न्यूरो मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ताकि आवाज़ की नस यानी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मुकम्मल महफूज रहे। सोचने की बात है कि जब सर्जरी में मैसिव ब्लड लॉस हो रहा हो और वैसोप्रेसर्स चल रहे हों तो क्लिनिशियन के हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। जैसे कि सोर्स ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, ऐसी हालत में सुडोकू इज़ नॉट ऑन द एजेंडा। ये फेज़ शदीद जिस्मानी और ज़हनी तवज्जो का मुतालबा करता है। और ये तस्वीर इस बात की शानदार वजाहत करती है कि मामला कितना हसास हो सकता है। जरा पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थीसिया का सोचिए, जहां मरीज का वजन शायद सिर्फ 3 किलोग्राम हो। इसका मतलब है कि दवा का हर कतरा, हर फ्लूइड बोलस और वेंटिलेटर की हर सेटिंग को वजन के हिसाब से इंतहाई बारीकी से कैलकुलेट करना पड़ता है। मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो है। हत्ता कि जिन्हें हम रूटीन केसेस कहते हैं, उनमें भी हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है।
لیپروस्कोपिक सर्जरी में पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वेंटिलेशन फौरन बदलनी पड़ती है। या अगर मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो स्टैंडर्ड ओपियोइड्स नहीं दिए जा सकते, बल्कि एक मुख्तलिफ और स्पेशलाइज्ड पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, लैंडिंग यानी इमर्जेंस, सेफली वापस होश में आना। हम अक्सर सोचते हैं कि महफूज इमर्जेंस या होश में आना आखिर कैसा होता है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि बस बटन दबाया और मरीज जाग गया। ब्रीदिंग ट्यूब को निकालने से पहले बहुत से सख्त क्राइटेरिया को पूरा करना लाजमी होता है। ये दवाओं को रिवर्स करने का एक इंतहाई एहतियात भरा कैलकुलेशन है। जैसे ही सर्जन आखिरी टांका लगाता है, ये मेथोडिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट्स का असर खत्म करने वाली दवाएं दी जाती हैं और पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर से चेक किया जाता है कि पट्टों की ताकत वापस आ गई है या नहीं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है, तब जाकर हिफाजत से ट्यूब निकाली जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली ये है कि दर्द और मतली यानी नौजिया का इलाज मरीज के जागने से पहले ही शुरू हो जाता है। लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स देना या रीजनल नर्व ब्लॉक्स लगाना ताकि मरीज को जागते ही तकलीफ ना हो, ये सब एक बेहतरीन पेशगी मंसूबा बंदी का हिस्सा होता है। लेकिन कभी कभी परेशानी भी होती है, ख़ास तौर पर बच्चे जब होश में आते हैं तो शदीद गुस्से, परेशानी या कन्फ्यूज़न का शिकार हो सकते हैं, जिसे इमर्जेंस डिलीरियम कहते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए मखसूस दवाएं इस्तेमाल होती हैं। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी है कि एक्सपर्ट्स इस हालत में डेक्समेडिटोमिडीन दवा पर इतना भरोसा करते हैं कि दे आर विलिंग टू लिटरली डाई ऑन दैट हिल। इस सफ़र का आखिरी कदम द हैंड ऑफ है। मरीज की केयर को सेफली रिकवरी रूम की टीम के हवाले किया जाता है। इस ट्रांसफ़र के साथ एक इंतहाई तफसीली रिपोर्ट्स दी जाती है, जिसमें सर्जरी की तमाम तफसीलात, इस्तेमालशुदा दवाएं और पेन मैनेजमेंट का आगे का पूरा प्लान शामिल होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, सोर्स मटेरियल का ये कोट उस शुरुआती गलतफहमी को मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है। ये कहना कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सिर्फ मरीज को सुलाता है तकरीबन वैसा ही है जैसे ये कहना कि पायलट सिर्फ जहाज की सिमत तय करता है। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब ऑपरेटिंग रूम में सारी चमक और रोशनी सर्जन पर होती है, तो क्या हम उस अनसीन फिजियोलॉजी के मास्टर को याद रखेंगे जो हर सेकंड अपने इल्म से मरीज की जान बचाए रखता है? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से एकेडमी के तमाम सीखने वालों के क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में एक नया इजाफा हुआ होगा। सीखने का ये सफ़र जारी रखें और ऐसे ही दिलचस्प तज्जियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।